फूक मारेंगे तो बंगला गिर जाएगा। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीधा सीधा कालानिस के ऊपर अटैक है। तो मानते हो ना कि जिस चिन्ह पे खड़े होते हैं, चाहे वो नगारा हो, चाहे वो ताला चाबी हो, चाहे वो घड़ियाल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह हो, जीत होती है कालानिस की। हर सप्ताह में मर्डर होते थे। एक क्रिमिनल आपका नेता है, एक क्राइम की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आपका नेतृत्व करता है, मर्डर्स होते हैं। ये हर मंगलवार मर्डर। ये पहला मर्डर किसका हुआ जो एक खून की नदियां पूरे शहर भर में बढ़ गई? मैं Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता श्री नरेंद्र राजानी जी के साथ। अभी हाल ही में सुमित वानखेड़े जी का आज उल्लासनगर में दौरा हुआ, आप साथ में थे। जो उनका जो डिपार्टमेंट रहा है मुंबई में, जब थे वो कार्यरत थे नारकोटिक्स को लेके, और आज चांदीबेग कॉलेज के अंदर जो उन्होंने जो एक अच्छी चीज़ें कही, मतलब शहर के युवाओं के बारे में कही कि युवाओं को इस नशे से दूर रहना चाहिए। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उल्लासनगर और थाने, उन्होंने अपने वाक्य में कहा कि थाने और उल्लासनगर एक ड्रग पेडलरों का एक हब बन चुका है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर साहब? IRS के अधिकारी श्री समीर जी वानखेड़े आज उल्लासनगर में चांदीबेग कॉलेज में उन्होंने चांदीबेग कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने अपने विचार रखे। समीर वानखेड़े जी ने एक मुहिम सी छेड़ के रखी है पूरे महाराष्ट्र में कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ विद्यार्थियों को, युवाओं को सचेत करना, उनको ड्रग एडिक्शन से बच के रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कानून किस प्रकार का है, उस सब के बारे में उनको अवगत करवाते हैं। आज उल्लासनगर में जो कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। चांदीबेग कॉलेज का पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था और विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स भी अभूतपूर्व और बहुत स्फूर्तिदायक था। और इन्होंने जो इनका विद्यार्थियों को जो मार्गदर्शन किया, तो विद्यार्थी बड़े उसमें से कन्विंस रहे और विद्यार्थियों का यह भी मार्गदर्शन किया कि आगे चलकर उनके जीवन में उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स में किस प्रकार से अपीयर हुआ जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कैसे उसमें अच्छी मार्क्स पाकर कैसे अपने जीवन को उस प्रकार से देश के हित में, हमारे पृथ्वी माता के हित में हमने अपने 10 साल जीवन के कैसे डिवोट करने चाहिए, खुद को बुलाकर, खुद के सब कुछ बुलाकर केवल देश की सेवा में 10 साल हर युवा ने योगदान देना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणादायी बातें उन्होंने उनके सामने रखी। आपका जो प्रश्न था कि उल्लासनगर में और थाने में ये ड्रग माफिया का हब बन चुका है, ये सही है कि यहाँ पर ड्रग पेडलर्स बहुत बड़े हुए हैं। ड्रग पेडलर किसको कहा जाता है कि पहले बच्चों को ड्रग लेने की आदत डाली जाती है। हाँ। वो आदत पूरी करने के लिए वो बच्चे कहीं न कहीं से पैसे चुराते हैं, कहीं न कहीं से पैसे उठाते हैं, कहीं न कहीं से पैसे चुराते हैं। वो घर का होगा, जहाँ पर भी होगा, घर के आभूषण होंगे, पैसे होंगे, उठाकर चुराकर फिर वो उसकी अपनी ड्रग्स की जो बॉडी की नीड है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सही। उसके बाद फिर उनको पेडलर बनाया जाता है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं ड्रग लेने के लिए, तो आप ड्रग बेचो दूसरे किसी को।
वही बच्चे ड्रग पेडलिंग करते हैं, वो बच्चे ड्रग पेडलिंग में से कमाते भी हैं, वही पैसा ड्रग पे खर्च करते हैं, तो दूसरों के भी स्वास्थ्य को, दूसरे के लिए भी हानिकारक पैदा होते हैं और खुद को भी हानि ज़्यादा पहुंचाते हैं। इस प्रकार के युवाओं का यूथ पूरा खत्म, यूथफुलनेस पूरी खत्म हो जा रही है। उल्लासनगर में यह बहुत ही बड़ा हुआ है। मेरे पास उदाहरण है, कई स्कूल्स में 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां वेपिंग है ना, आजकल जो एक डिवाइस आती है जिसमें वो बैठकर कुछ स्मोक करते हैं, हुक्का टाइप, छोटा पेंसिल हुक्का, वो वेपिंग का जो प्रचलन है वो खूब बढ़ा हुआ है। यानी 10वीं की कक्षा से बच्चों को इस प्रकार से इसमें फांसना, उसमें उनको घेरना, उनको ड्रग की आदत डालना, उस प्रकार के काम लगे हुए हैं। और यहाँ पर करोड़ों रुपयों का इस प्रकार का व्यवसाय होता है, कईयों की जीवन बर्बाद हो रही है, कई घर उसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो यह जो मुहिम समीर वानखेड़े जी ने यहाँ पर छेड़ी हुई है, हमारा पूरा का पूरा सहयोग उनकी इस मुहिम के साथ में है, अपने उल्लासनगर के यूथ को बचाने के लिए। साहब, अगर देखा जाए, कहते हैं कि मंदिर के बाहर का चप्पल भी पड़ी हो, पुलिस चाहे तो चप्पल भी चुराना असंभव है। इतना बड़ा रैकेट चालू है उल्लासनगर शहर के अंदर। समय को क्या बताओ, जितने भी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उसके बाहर ड्रग पेडलरों की ऐसी आंखें गड़ी हुई रहती है कि हम किसको अपना अगला शिकार बनाएं। तो क्या करिए हमारे शहर की पुलिस, क्या कर रहा हमारा उल्लासनगर प्रशासन, क्या कर रहा हमारे शहर के नेता, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको थोड़ा व्यापक रूप के दृष्टिकोण से मैं देखता हूं। हाँ सर, यहां पर पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। हाँ। और जो बच्चा सबसे पहले ड्रग लेता है, पहली ड्रग की उसको जब आदत डाली जाती है, उस समय वो बेचारा आरोपी तो होता ही है, क्योंकि ड्रग लेना भी आरोप है, ड्रग लेना भी गुनाह है। आरोपी तो बन जाता है, गुनहगार तो बन जाता है, लेकिन वो विक्टिम भी हो जाता है, वो एक विक्टिम भी है। अब ये सिस्टम ऐसा है कि जिस सिस्टम में हम सभी को दोषी नहीं मान सकते, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम में ब्लैक शिप्स हर जगह पर हैं, चाहे कौन सी भी डिपार्टमेंट हो। उन ब्लैक शिप्स के कारण इस प्रकार के गुनाह पनपते हैं, इस प्रकार के गुनाहगारों को जो कानून का डर होना चाहिए वो डर कम हो जाता है। सर, ब्लैक शिप्स जो है वो राजनीति में भी है, हर जगह पर, हर सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में भी है, अब सभी डिपार्टमेंट्स में है। तो उसके कारण इस प्रकार के गुनाह करने वालों की हिम्मत ज़रा बढ़ जाती है। लेकिन ये सामाजिक विषय है, केवल कानून का विषय न होकर कुछ विषय सामाजिक विषय भी हो जाते हैं कि यहाँ पर हम जो अपने बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं। अगर मैं घर में बैठकर विस्की और दारू पीते बैठूंगा तो मेरे बच्चों को स्वाभाविक को संस्कार आएंगे कि विस्की और दारू हमारा पिताजी पीता है तो मुझे भी पीने में क्या हर्ज है। अच्छी चीज तो नहीं है जी। वो देखते हैं कि हाँ, अगर मैं बच्चों के सामने सिगरेट फूकूंगा तो मेरे बच्चे को ये अधिकार मिल जाता है कि सिगरेट तुम भी फूको। सही है। मैं अगर कोई गलत चीज का सेवन करता हूं तो बच्चे को वो संस्कार मिल जाता है कि मेरे पिताजी भी करते तो मैं भी करता हूं। तो इस प्रकार से उसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं हम उनको घर में कौन से संस्कार देते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद हम उनके ऊपर क्या नजर रखते हैं, क्या उनके ऊपर हम चेक रखते हैं, चेक इन द सेंस कि उनको कोई कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि आप कुछ उम्र के बाद किसी को नजर नहीं सकते, नजर रखनी, लेकिन कम से कम गलत राह पे अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसको सही राह पर लाने का जो हमारा कर्तव्य है माता पिता के नाते या परिवार के परिजनों के नाते, वो तो पूरा होना चाहिए। तो उसको सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। उसके सिवाय स्कूल्स और कॉलेजेस में भी, स्कूल और कॉलेज के अध्यापक और प्राध्यापक घर के बाहर के माता पिता होते हैं। सही है। उन्होंने भी उन बच्चों को उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हमारे कॉलेज और स्कूल के परिसर में कम से कम ये बच्चा कोई गलत चीज, गलत गतिविधि में सहभागी नहीं हो रहा है। ये उन्हें वहां पर जरूर उस प्रकार स्कूल कॉलेज को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उसके सिवाय पूरे समाज के सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर इस प्रकार की चीजों को, जिसने भी इस प्रकार की का सेवन किया, उसको संभालना, उसको समझाना और दूसरे को उसके बीच में आने न देना, वापस दूसरे किसी को उसमें जुड़ने न देना, इस प्रकार के उपक्रम सामाजिक संस्थाओं ने भी करने चाहिए। सही है। तो सभी उस प्रकार से दोषी हैं, पूरा सिस्टम दोषी है जिसके कारण सब चीज़ें पनपती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कम से कम उल्लासनगर को हम ये ड्रग्स मुक्त उल्लासनगर शहर है इस प्रकार का बनाने का उपक्रम की एक प्रयास तो शुरू करें, प्रारंभ तो करें। उसका परिणाम जितना हो सकता है 100% मिले या 90% मिले, जितना हम कर सकेंगे उतना शुरुआत सर आपको करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब शहर में ऐसी आपदा आई, शहर को भुगतना पड़ा या शहर का नाम खराब हुआ,
उस टाइम पे तब आपने उस टाइम पे आवाज़ उठाई। आज भी शहर में फिर उल्लासनगर शहर का नाम खराब हुआ है ड्रग्स के मामले में। हम तो आपको कहेंगे आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? मैंने आज से ये मुहिम शुरू की हुई है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे लिए ऐसा कहा कि जब जब कोई इस शहर के ऊपर विपत्ति या आपदा आई तो मैंने उस समय मैं उदाहरण दे सकता हूं सर, आवाज़ को बुलंद किया या जो जो उसमें करने की कोशिश की। केवल मैं नहीं, ऐसे कई लोग हैं इस शहर में जिस प्रकार से जो जो गलत गतिविधियां होती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कुछ करने का प्रयास भी करते हैं। मैंने उन सभी लोगों को साथ में लेकर, साथ में मिलकर अपने पक्ष के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस प्रकार के सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया, गलत गतिविधियों का। अभी इस प्रकार से इस शहर में जो इस प्रकार की ये ड्रग्स का जो ये सेवन बढ़ रहा है उसको रोकने का उपक्रम मैंने आज से शुरू कर लिया। इसलिए मैं संकल्प जी के साथ में बिल्कुल संकल्प के साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ जैकी जी। अभी सर जैसे आपने अभी कहा कि जब आप आज कार्यक्रम में गए थे वहाँ पे चांदीबेग कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। अभी हाल ही में 23 तारीख को टाउन हॉल के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी आपके पक्ष का व्यापारियों को लेकर एक प्रवेश था, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम। वहाँ पे आपके पीडब्ल्यूडी के मंत्री रविंद्र चौहान साहब भी वहाँ पर आए थे। साहब उस टाइम वो ऑडिटोरियम को क्या हो गया था कि ऑडिटोरियम काफ़ी हद तक खाली था, क्या कहेंगे इस विषय? इन दोनों विषयों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्यार्थियों का इकट्ठा होना, युवाओं का इकट्ठा होना ये स्वाभाविक है। एक सीटी बजाने पे युवा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं के पास और कोई बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो नहीं होता। उनको जीवन आगे बढ़ने के लिए जहाँ जहाँ इस प्रकार की बातें देखने सुनने को मिलती है वहाँ पर वो चले जाते हैं। सही है। व्यापारियों के लिए एक समस्या ये होती है कि वर्किंग डे है। व्यापारी, जैसे मैंने उस दिन अपने भाषण में भी कहा कि व्यापारी बेचारा 24 घंटे व्यापारी है। उसकी ड्यूटी कोई 9 से 5 वाली नहीं है या 11 से 8 वाली नहीं है कि 8 बजे वो फ्री हुआ तो टाउन हॉल में आकर बैठ गया। उसके वहाँ पर अगर कोई ग्राहक आने वाला है, कोई खरीदार आने वाला है, कोई सप्लायर आने वाला है या कोई और कोई उधार चुकाने वाला आने वाला है, तो उसको प्रायोरिटी ये लगती है कि मैं अपने इसको यहाँ को इस प्रायोरिटी को पूरा करूँ, मैं दुकान छोड़ के निकलूँ कैसे। व्यापारियों की तो परिस्थिति ऐसी होती है, बेचारों को एक दिन की छुट्टी लेना भी कठिन हो जाती है। उनके परिवार वाले कहते हैं कि अगर सोमवार को दुकान बंद रखते हो तो साथ में एक रविवार जोड़कर कहीं पे छुट्टी पे हमें घुमाने लेके चलो, तो बोलता है संडे कैसे, संडे तो मेरे धंधे का दिन है, मैं रविवार को छोड़ नहीं सकूंगा। इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने वाले व्यापारी, वो व्यापारी बेचारे जितने भी इकट्ठे हुए हमारे टाउन हॉल में, उन सबको मेरा सलाम है। कुछ लोग डर के मारे और जो नहीं भी इकट्ठे हो पाए उनको भी सलाम है, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं जानता हूँ दिल से जुड़े, लेकिन उनकी जो फिजिकल उपस्थिति वो वहां पर दर्ज नहीं करा पाए। राजनी साहब, अभी आपके ही मंत्री ने उस मंच से कहा कोई भी व्यापारी को तकलीफ देगा, कोई भी छोटा मोटा कोई भी तकलीफ देगा, तुम इतने व्यापारी हो ना, खाली फूक भी मारोगे ना ऐसा तो बंगला गिर जाएगा। फूक मारेंगे तो बंगला गिर जाएगा। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीधा सीधा कालानिस के ऊपर अटैक है। अब ऐसा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है कि आपने एक अपना मेरे इसके पहले वाले वक्तव्य के बीच में आपने एक प्रश्न आधा छोड़ दिया कि कुछ व्यापारियों को धमकी, यहाँ पर आपने हाँ। मेरे वक्तव्य के कारण आपका वो प्रश्न छूट गया। हाँ सर, बोलिए सर, कंटिन्यू। अब मेरे कार्यक्रम में, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आने वाले आगंतुक, जो इच्छुक जो व्यापारी या जो भी आगंतुक होंगे, उनको कोई धमका कर कहे कि तुम यहाँ पर मत जाना, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्र चौहान साहब से लेकर हम सब तक क्या शांत बैठ सकते हैं? हमें तो अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। और ये फूक मारेंगे तो ये गिर जाएगा या वो गिर जाएगा, बंगला गिर जाएगा, बंगला गिर जाएगा। जो भी शब्द उन्होंने कहे, तो ये किसका बंगला गिर जाएगा? किसको डर है उस फूक का? मैंने तो काफी निजी चैनल में देखा, उन्होंने तो कालानी का नाम लेकर चला रहे थे। मैं वही बता रहा हूं, इस फूक की गूंज जो है कौन सी दीवारों से टकराकर शहर में फैल रही है, कहां तक गई? डर कौन रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका? किसको डर है इस फूक का? बाकी इस शहर में करीबन 2 लाख प्रॉपर्टीज होंगी, 1.5-2 लाख प्रॉपर्टीज हैं। एक भी व्यक्ति को उसकी फूक की फिक्र नहीं है, तो किसको फिक्र है? ये देखिए ना साहब, अनुमान देखा गया है हर टाइम। अगर मैं उल्लेख करूं इस बात का कि मुंडे साहब से लेके, हमने देखा है साहब, मुंडे साहब से लेके
आपके उल्लासनगर के ग्राउंड तक जो भी स्थानिक नगर जो नेता है उन्होंने हर टाइम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कालानी 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 टाड़ा आरोपी कालानी ये कालानी वो कालानी ये कालानी वो, क्यों टीआरपी के लिए भारतीय जनता पार्टी को कालानी की जरूरत पड़ती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को 2017 में अपना महापौर लेके आने के लिए कालानी की जरूरत पड़ती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी हर टाइम एक साठगांठ की राजनीति करके अपना हेतु सीधा करने के लिए साठगांठ करके राजनीति करती है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूं, टीआरपी बढ़ाने का शौक किसी का भी नाम लेकर, मैं तो अब नाम ही नहीं ले रहा हूं, किसी का भी नाम लेकर टीआरपी बढ़ाने का शौक भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर क्रमांक 1 की पार्टी है। हमारे पास अपनी टीआरपी के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं अपनी टीआरपी के लिए। हमें किसी के नाम की मोहताज नहीं, हम किसी की बैसाखी की हमें आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी टीआरपी बढ़ाएं। उनका नाम लेने से उनकी टीआरपी बढ़ती होगी तो ये संभावना एक उसको हम ठुकरा नहीं सकते कि बाबा शायद उनकी टीआरपी बढ़ती होगी। और दूसरा आप कह रहे हैं कि 2017 में बीजेपी ने अपने महापौर चुनाने के लिए हमने उनका सहयोग लिया, या बीजेपी हमेशा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनका सहयोग लेती है, उनका नाम लेती है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने कभी अपना सिंबल छोड़ा क्या? बीजेपी ने तो कमल के सिंबल पे ही चुनाव लड़ा, लोगों ने वोट किसको दिया? कमल के फूल को दिया। अगर वो नहीं आते हर बार अगर कालानी के लोग यानी कालानी के गट के जो नगर सेवक अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे इतनी सीट्स आती जो मेजोरिटी लेके आप महापौर के लिए खड़े होते? मैं आपके इस प्रश्न का और पहले वाले प्रश्न का दोनों का उत्तर साथ में देता हूं। जी सर। तो अगर ये हमारा जो इनका जो विषय है कि बीजेपी ने कभी कमल के फूल के चिन्ह को छोड़ा नहीं, और इन्होंने हर बार एक चिन्ह को पकड़ा नहीं, लेकिन फिर भी सत्ता इस फर्क कालानी, इस फर्क को देखो, फिर भी सत्ता कालानी की। नहीं, इस फर्क को देखो, कब कहां सत्ता उसकी साहब। 4 बार आमदार पप्पू कालानी, एक बार ज्योति कालानी। वो दिन गए ना, वो इतिहास तो यही बोल रहे हैं, वो पुराने इतिहास की बात, इतिहास तो वही बोल रहे हैं। बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। पिछले 2 बार से कुमार रानी हमारे आमदार बने हुए हैं। सर क्या प्रगति की शहर की? नहीं, एक एक चीज का अलग से विश्लेषण करें। प्रगति पे विषय पे आप बाद में आओ। लेकिन पहले अगर आप कह रहे हैं कि पुराने इतिहास में तो पप्पू कलानी आमदार रहे, इसको ठुकरा नहीं जा सकता, ज्योति कलानी आमदार रहे, इसको ठुकरा नहीं जा सकता। प्रगति के विषय पे मैं उसकी तुलनात्मक आपको विषय दे दूंगा कि क्या विषय किसने कौन सी प्रगति करवाई, लेकिन तुलनात्मक की बात को बाद में जाएंगे। पहले यह है कि इन्होंने इनके दिन अलग थे। अब पिछले इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के ही आमदार हैं, और यहाँ पर हर बार इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को बदला है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, वो कभी आरपीआई के साथ में जुड़ते हैं, आरपीआई के सिंबल पे खड़े रहने की कोशिश करते हैं, कभी कारपोरेशन लड़ते हैं तो यूपीपी के नाम से लड़ते हैं, कभी टीओके के नाम से लड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं, कभी राष्ट्रवादी पे लड़ते हैं, कभी बीजेपी, कभी अभी भी उनको ये पता नहीं कि आने वाला चुनाव राष्ट्रवादी में शरद पवार जी के साथ में खड़े रहेंगे या अजीत दादा पाटिल के साथ में खड़े रहेंगे, ये भी उनको पता नहीं है। सब ये तो मानते हो ना कि जिस चिन्ह पे खड़े होते हैं, चाहे नगारा हो, चाहे ताला चाबी हो, चाहे वो घड़ियाल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह हो, जीत होती है कालानीस की। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ उसका विश्लेषण। यह एक बार, पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ते और अपना नगारा या और कोई भी चिन्ह रखते, जीत के बताते। सर आपके नेताओं ने अप्रोच किया था। अब भी अगर उनको हिम्मत है तो छोड़ दें किसी भी पक्ष को, राष्ट्रीय या प्रादेशिक पक्ष को छोड़ दें, अपने नाम पर केवल राजनीति चलाने का उनको इतना शौक और इतना फितूर इतने सालों से छाया हुआ है कि उनको लगता है कि उनके नाम पे ही केवल शहर चलता है। तो एक बार इस सिंबल को छोड़कर, राष्ट्रीय पक्ष की सिंबल को छोड़कर लड़कर तो देखें, हिम्मत तो करें, सामने तो आए। सर फिर भी प्रगति तो की, उसके प्रगति की बात में मैं आता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार वो हिम्मत करें। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सिंबल पे वो लड़े थे, इसलिए वो जीते। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ना मिलता तो वो ना जीतते। अब आते हैं प्रगति की बात पे। पप्पू कालानी ने 2 बार जेल से चुनाव लड़ा, सही, विधायक बने, सही, क्या प्रगति हुई?
सीमेंट ब्लॉक्स, शहर के सीमेंट ब्लॉक शहर में बने, सीमेंट ब्लॉक किसने बनाए? कौन से साल में बने सीमेंट ब्लॉक? सीमेंट ब्लॉक किसके कार्यकाल में कौन से बने? साल में बने? जब ये पहली बार आमदार बने थे। मैं बोल रहा हूँ जो 2 बार जो सीमेंट ब्लॉक बनाने का कार्य कारपोरेशन करती है, विधानसभा नहीं करती है। मैं विधायक के नाते में प्रगति की बात करता हूँ। जो आपने कहा कि कुमार ने उनकी तुलनात्मक की बात कर रहा है, आप बताइए। अगर वो 10 साल जेल में रहकर लोगों को गलत फहमी में डालकर कि आप ताले चाबी को वोट करोगे तो हम जीत आएंगे, हाँ, हम बाहर आएंगे, हम बाहर आ जाएंगे, हाँ, और हमारा ताला खुल जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे, हाँ, इस प्रकार से लोगों को गलतफहमी में डालने का दुष्कर्म और पाप इन्होंने नहीं किया। ऐसा कभी होता है क्या? यानी केवल आप मार्केटिंग में माहिर हो इसलिए आप, जनता ने साथ दिया, आप मार्केटिंग करके बोली, जनता ने वोट किया, जनता ने ताले की चाबी लेके ताला खोलने का प्रयास किया, पब्लिक ने वोट तो किया। मैंने मानता हूं उन्होंने जीता, हाँ। लेकिन उसके बाद शहर का क्या हुआ? शहर को 10 साल विधानसभा में प्रतिनिधि नहीं मिला। शहर का दुर्भाग्य यह हुआ कि बाहर नाम खराब हुआ कि एक टाडा के आरोपी को शहर के लोग वोट करते हैं, बाहर हमारा नाम खराब हो गया। आज जैसे नरेंद्र मोदी के साथ के दिनों में पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में हमारा नाम हो रहा है, हाँ। उस समय हमारा नाम उल्लासनगर से बाहर जहां पर भी जाओ यह था कि टाडा आरोपी वाले शहर के लोग हैं, ये जिनका प्रतिनिधि वैसे चुनते हैं जो जेल से बाहर नहीं निकलने वाला है। शहर के काफ़ी लोगों से मेरी इस विषय में उस टाइम में बात हुई थी, तो शहर के व्यापारी बोलते थे, हम जब बाहर जाते थे बोलते कहाँ से? उल्लास, अच्छा पप्पू काला नहीं, उल्लासनगर। वाह, तो किसी ने ऐसे नहीं कहा कि टाडा आरोपी पप्पू काला नहीं उस शहर से हो। आज तक साहब किसी ने सब कुछ कहा तो नहीं। यहाँ आप ऑपोजिशन में हैं, आपका काम है इस प्रकार की बातें करना, लेकिन सच्चाई कुछ और है। नहीं, सच्चाई यही है कि टाडा में जो आरोपी है, हाँ, उसको लोगों ने वोट किया, वो जीतकर हमारा विधायक बना, इसलिए बाहर हमारा नाम खराब हुआ। आपको लोगों ने, कितने लोगों से आप मिलते होगे पता नहीं है। मैं और हमारी टीम और हमारे कार्यकर्ता और हमारे साथी और सहयोगी जितने भी लोगों से बाहर मिलते थे, तो बाहर से यही हमारे पास प्रतिध्वनि आती थी कि ये गलत हो रहा है उल्लासनगर शहर के साथ में। आज भी जो शहर भुगत रहा है उसी के कारण ही भुगत रहा है कि शहर के कितने साल हमारे इसमें बर्बाद हो गए। कुमार एलानी साहब ने क्या प्रगति की अपने 10 साल के कार्यकाल में? आपके पार्टी के आमदार जी, क्या किया उन्होंने शहर के लिए? हमारे शहर में आज की तारीख में जो उस समय की परिस्थितियां थी उसकी अगर आप तुलना करोगे तो इस शहर में, हमारे इस शहर में पहले से जो उस समय क्राइम होता था, जो शहर का नाम खराब होता था, वो नहीं है। एक दूसरा, क्राइम किस प्रकार का? जी, किस प्रकार का क्राइम साहब उस टाइम पे? जो हर सप्ताह में मर्डर होते थे। एक क्रिमिनल आपका नेता है, एक क्राइम की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आपका नेतृत्व करता है, मर्डर्स होते हैं, टाडा का आरोपी है, ये क्या क्राइम नहीं है? सर ये हर मंगलवार मैंने सालों से सुनते आ रहा हूँ मैं। एक बार आपने 2002 में आपने पिक्चर बनाई थी, वो मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि मैंने आपका नाम चुराया, उसके लिए आपने मुझे ये नाम गिफ्ट में दिया था मेरे जन्मदिन, मुझे याद है वो। ये हर मंगलवार मर्डर, ये पहला मर्डर किसका हुआ जो एक खून की नदियां पूरे शहर भर में बढ़ गई? मैं एक्चुअली उस इतिहास का आज की पीढ़ी से ज़्यादा कुछ सरोकार नहीं जिसमें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। वो काला पन्ना, हाँ, खोलना नहीं चाहते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय जो मर्डर्स हुए थे वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे जिनका अंतर्कलह था। हाँ। उनके आपस में एक कुर्सी के कारण, नगराध्यक्ष की कुर्सी के कारण उनके झगड़े थे, और उस कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी को छीनने के लिए उनकी मारामारियां और झगड़े वहाँ से चालू हो गए थे। तो वो कांग्रेस का ही दिया हुआ इतिहास था। उसके पहले जब शीतलदास जी एमएलए हुआ करते थे या प्रहलाद आडवाणी जब नगराध्यक्ष हुआ करते थे, तो कोई एक गुनाह नाम की कोई बात ही नहीं होती थी। अगर आप कंक्रीट के रोडों की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहला कंक्रीट का रोड प्रहलाद आडवाणी जी ने दिया था। 4 नंबर का हमने कंक्रीट का रोड स्टैंडिंग कमेटी के, जब मैं चेयरपर्सन था तब बना हुआ था। तो कंक्रीट के रोड किसी एक ही व्यक्ति ने दिए ऐसा नहीं है। कंक्रीट के रोड तब भी सुरक्षा तो दिए एक आदमी ने उन दिनों में। जब आप कह रहे कि आपके जो अभी माजी आमदार, उस टाइम पे जो एक बड़ा भूचाल आया था शहर के अंदर, एक राइट्स हुए थे जिसके अंदर पप्पू कालानी जी बाहर निकले और सिंधी समाज को एक सुरक्षा प्रदान किया, जिसके बाद में पप्पू कालानी हीरो बन गए।
सिंधी समाज के अंदर। किससे असुरक्षा थी सिंधी समाज को? जो उस टाइम पे जो घटनाएं घटी थी शहर के अंदर, मार धाड़, जो ये घटना किसी एक यूनियन लीडर का मर्डर हुआ था, सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो उस टाइम पे तो एक ही सिंधी नेता निकला था जिन्होंने सिंधियों का हौसला बढ़ाया कि हम आपके साथ में हैं, आप बिंदास अपनी दुकानें खोलो। नहीं, कैसे? कर्फ्यू का समय था। सुरक्षा कर्फ्यू में कौन दुकान खोल सकता है? नहीं, कर्फ्यू लगाया था क्योंकि वो झगड़े हुए थे वहां पर, राइट्स हो गए। कर्फ्यू में अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल कर कहे कि अपनी दुकान खोलो तो कोई खोल सकता है क्या? हिम्मत दी सिंधियों को, सिंधी समाज को हिम्मत। कर्फ्यू में तो कर्फ्यू का पालन, आपके नेता लोग तो कोई बाहर नहीं निकले थे उस टाइम पे। कर्फ्यू में तो कर्फ्यू का पालन करना होता है। शहर जलने तो जलने दे, कर्फ्यू में शहर जलने तो जलने दो। कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है साहब जी? उस टाइम पे आपके नेता क्या कर रहे थे? कर्फ्यू इसलिए लगाया जाता है कि शहर जलाने वाले लोग या जिनको नुकसान पहुंचने की संभावना है वो दोनों अपने घरों के अंदर रहें। अच्छा, इसलिए उनको बाहर नहीं निकल, इसलिए कर्फ्यू लगाया ठीक जाता है। अभी वो प्रगति फिर छूट जाएगा साहब। प्रगति आपके आमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शहर में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया आपके पार्टी की तरफ से कि हम 2 दिन में आपको मालकाना देते हैं जीआर का। सर आज 1.25 साल हो गया, थक गए लोग, मुझसे पूछते पूछते थक गया मैं, लोगों से, नेताओं से पूछते पूछते, अरे भाई कब आएगा जीआर मेरे शहर वासियों के लिए, कब आएगा मालकाना मेरे जीआर के लिए, मेरे शहरवासी के लिए? क्यों कहा ऐसा झूठ? जो कमिटमेंट जो पूरी नहीं कर सके नेता, वो बोलता क्यों है? बात समझ में नहीं आ रही है साहब। हमारे शहर में रेगुलाइजेशन एक्ट के तहत हमारे शहर को जो एफएसआई है अपने रेगुलराइजेशन के बाद 4 तक जाती है। जीआर में और क्या कमी दिख रही है जिसका उल्लेख हर बार किया जाता है, जिसका मैं कुमार जी से पूछूं कि आपने इसमें बाकी क्या क्या इसमें चाहिए और वो क्यों नहीं हो रहा है, उसकी हम मिलकर ऊपर बात करें। ये कुमार जी के साथ बैठकर हम बात करके, ऊपर के मंत्रियों के साथ में बैठकर, देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में बैठकर, रविंद्र चौहान जी के साथ में बैठकर हम उसका विषय का समाधान कर सकते हैं। सही। लेकिन उसमें कमियां क्या है पहले ये तो जानकारी होनी चाहिए। सर कभी तो डिक्लेयर तो नहीं करना चाहिए 2 दिन में जीआर आ जाएगा? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। अब किसी के भी डिक्लेरेशन का जो उत्तर है, सर आमदार कर रहे हैं, उनकी डिक्लेरेशन का उत्तर वो देंगे। आमदार कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनकी डिक्लेरेशन का कि कब जीआर आ रहा है उसकी जानकारी आमदार के नाते उनको होगी। और फिर वो क्यों स्थगित हुआ उसकी भी जानकारी उनको होगी। सही। उस विषय में मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। सही। लेकिन उस जीआर में क्या कमी है जो हमें सुधार करनी है हमारे शहर के हित में। लेकिन मैं दूसरा विषय इसके साथ में शहर वासियों के लिए और आपको समझाने के लिए, बताने के लिए जोड़ना चाहता हूं कि केवल जीआर सब कुछ नहीं है। यहाँ की सोच महत्व की है। यहाँ पर अगर आप एक एफएसआई थी तो लोगों ने 7 एफएसआई की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। यहाँ पर अगर आप 4 एफएसआई दोगे तो उस एफएसआई में से भी कैसे चोरी करें, साइड मार्जिन को चोरी करें, पार्किंग को चोरी करें, हम अपनी बिल्डिंग में और क्या क्या चोरी करें, इस प्रकार की सोच से ये शहर अगर चलेगा तो यहाँ पर आप कौन से भी जीआर लाओगे लोगों के हित में नहीं होगा, आगे चलकर लोगों को भुगतना होगा। आज इस शहर में ऐसे दौर में से हम गुजर रहे हैं जहां पर मुझे कुछ इमारत के बारे में यहां तक भी जानकारी मिली है कि बिल्डिंग बन चुकी है, उसके बाद उसकी सीडी कैंसिल होती है। जिन गरीबों ने वहां पर फ्लैट बुक किया, वहां पर पैसे दिए बिल्डर को, वो बेचारे कहां जाएंगे? उन्होंने एक सपना सोच के रखा होगा कि मुझे शादी करनी है, मैं एक फ्लैट में जाकर रहूंगा। किसी ने सपना सोच के रखा होगा कि मैं इस फ्लैट के आधार पर अपने बच्चों को एक गिफ्ट दूंगा। किसी ने सपना सोच के रखा होगा कि मेरे घर में नया किसी का आगमन होगा तो मैं उसके साथ में फ्लैट में जाकर प्रवेश करूंगा, गृह प्रवेश करूंगा। कितने सपने आदमी अपने संयोजता है अपने जीवन के लिए, एक फ्लैट के लिए। उन सपनों को कौन वहाँ पर पूरा करेगा? आप वो बिल्डिंग यूं ही कि यूं खड़ी है, कल तोड़ दी जाएगी। इस प्रकार की जो गलत हरकतें करने की जो सोच है, नियमों के खिलाफ जाने की जो सोच है, जब तक उस पर अंकुश नहीं आता तो कौन सा भी जीआर उसका फायदा नहीं करेगा। हमारे शहर में परेशानी यह है कि यहाँ पर कानून से अगर काम करने की कोशिश करो तो आप कर नहीं सकते। अगर आप कानून तोड़ने की ताकत रखते हो तो आप काम आसानी से आपका हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कानून तोड़ने की ताकत रखते हैं उनका वर्चस्व है। वही लोग इस शहर में अपनी तूती बुलवाते हैं, वही लोग इस शहर में अपनी चलाते हैं, वही लोग इसी प्रकार की चीज़ों में हमें जीआर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इन बातों को बढ़ाते हैं। पब्लिक मांग रही है जीआर सर।
पब्लिक तो बेचारी आज भी उनको कुछ ज्यादा जानकारी 50 ml पानी मांगती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, बेसिक चीजें जो हमारी है कि 50 ml पानी तक नहीं आया साहब। हमें पानी की आपके आमदार ने कहा था, हमें पानी, एलए क्यों डाला था? हमें पानी की, मैं वही कह रहा हूँ, ये दर्द मेरा भी है, मैं भी यहाँ की पब्लिक में हूँ। आप मानते हो कि यहाँ पर आपका आमदार फेल्योर है? मैं किसी के फेल्योर 50 ml तक नहीं बढ़ा सके गर्मी में, लोग जूझे पानी से। यहाँ पर लोगों को टैंकर्स के भी द्वारा पानी नहीं मिल रहा था। आज इतने डेवलप स्मार्ट सिटी कहते हैं हम 2021 में है, लेकिन पानी के लिए मोथास। मुझे मान्य है कि इस शहर में खूब सारा काम करना बाकी है, खूब सारा। इस शहर का जो दर्द है ना, मैं माइक पे हूँ, आपकी कैमरा पे आपके सामने हूँ, इसलिए मैं ना बोलूँ ऐसा नहीं है। नहीं, आप तो बेदाग बोलते। मेरे लिए ऐसा है कि इस शहर में लोगों में अभी भी पानी के लिए अगर लोगों को भागना पड़े, पानी के लिए ग्रुप्स बनानी पड़े, व्हाट्सएप की ग्रुप्स बनी हुई हैं। हाँ, कि पानी इतने बजे आएगा, उतने बजे आएगा, पानी आज नहीं आएगा, पानी कल नहीं आएगा, इस प्रकार की ग्रुप सभी शहर के नगर सेवक लोग लाइनमैन बन गए। इस कितने में पानी आएगा, सब एक अपडेट करना। इस शहर में रास्तों की परिस्थिति ठीक नहीं है, इस शहर में सफाई की परिस्थिति ठीक नहीं है, लाइट की, बिजली की परिस्थिति ठीक नहीं है। सब चीजों को सुधारने के लिए बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा। और इस शहर को सचमुच में ऐसा शहर बनाना है जो फिर से रहने लायक बने, और इस शहर में सबको मिलकर इस प्रकार से काम करना होगा। और इस आधार पर मैं फिर से यह कह रहा हूं कि केवल जीआर ही एक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ की सोच सॉल्यूशन है। वो सोच की सद्बुद्धि इस प्रकार के गलत काम करने वाले बिल्डर्स जो गलत बिल्डिंगें बनाते हैं, इस प्रकार के गलत काम करने वाले बाकी लोग जो गैरकानूनी कामों में जुड़कर केवल फास्ट पैसा बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार से गलत राजनीति में काम करने वाले लोग जो किसी भी प्रकार से केवल अपने पैसों की परसेंटेज कितनी मिलेगी, कट कितनी मिलेगी, कौन सा कहाँ से कैसे मिलेगा, केवल उसमें अपनी रुचि रखते हैं। और इस प्रकार के अधिकारी जो इसी प्रकार के राजनीतिक नेताओं के साथ खुश रहते हैं कि जिनके साथ हम साठगांठ करके सुबह तो छोड़ दो शाम की हम उनके साथ में बिताएंगे, इस प्रकार के सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले, सभी लोगों के इस शहर के लिए प्रेम पैदा हो, क्योंकि ये शहर रहने के लिए नहीं बचेगा तो कुछ पाओगे नहीं। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि कहां पर आपने इस शहर को क्या कर दिया है। हमारे बच्चे जब हमसे पूछेंगे कि आप राजनीतिक सिस्टम में थे तो शहर का कुछ किया क्यों नहीं, जैसे एक बेटा बाप से पूछता है कि मेरे घर में आपने ये ठीक क्यों नहीं किया, उसी प्रकार से ये बच्चे कल बड़े होंगे तो पूछेंगे आपने इस शहर को इस प्रकार से क्यों कर दिया, क्यों होने दिया। क्यों एक ऐसा शहर जिसका पूरा विश्व भर में नाम है कि यहाँ पर पुरुषार्थी लोग रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले लोग रहते हैं, 24 घंटे काम करने की, मेहनत करने की जो एक दिल की भावना रखते हैं वो लोग रहते हैं, उस शहर किस प्रकार से भुगतना क्यों पड़ रहा है। सही आपकी बात, बहुत सही बात है। उस शहर में हम केवल कभी कालानीस का कभी किसका भी नाम लेकर या कालानीस हमारे ऊपर केवल बातों पे हम उलझे रहेंगे तो शहर कैसे बनेगा। हमें शहर बनाना है, हमें अपनी ये बातें तो चलती रहेंगी, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक शब्दों का एक दूसरे के विरोध में उपयोग, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जहां तक शहर का दर्द और शहर की पीड़ा है उसको मरहम कौन लगाएगा। सही आपकी बात है, बहुत अच्छा लगा राजेंद्र साहब से बात करते। सवाल तो काफ़ी है, सोच के आता हूँ कि मैं आज 2 सवाल पूछूंगा, 5 सवाल पूछूंगा, लेकिन सवाल पे जवाब पे सवाल, काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। राजेंद्र साहब का धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे एक और बार आए। जाते जाते इतना ही कहूँगा अपने शहरवासियों को कि इस बार अगर जीआर नहीं आया और मालिकाना नहीं मिला और जो बिल्डिंग है जो बेचारी टूटी फूटी पड़ी है, बिल्डिंग है जो बेचारे घर से बेघर हो चुके हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी कठिनाई होगी नेताओं को भी। तो जल्दी लेंगे मुलाकात जीआर के विषय के ऊपर शहर के आमदार के साथ। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।